आज का हमारा टॉपिक है हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। हॉब्स के शब्दों में व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरी शब्द है। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसकी प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का सीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसे विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरोधी क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु की जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करती है। वह शक्ति के पृथक्करण और मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं अराजकता उत्पन्न करने वाली होती है। वो कहता है कि इंग्लैंड में उसके समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोग ये सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राज्य और संसद में विभाजित है। अतः हॉब्स संप्रभुता को अविभाज्य और असीम मानता है। इस बात को लक्ष्य करते हुए सिवाइन का कथन है कि हॉब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोधा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। हॉब्स के अनुसार संप्रभु के निम्नलिखित कार्यों से उसकी असीमित और निरंकुश शक्तियों का परिचय मिलता है। पहला, वह जनता के विचारों और सिद्धांतों का नियंत्रण करे। दूसरा, उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, वह उसे अपनी इच्छा अनुसार छीनने का भी अधिकार रखती है। तीसरा, उसे अपने प्रजाजनों के सब विवादों को निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। चौथा, उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने का तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार है। पांचवा, प्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। हॉब्स का प्रभुसत्ता का विचार बौद्ध के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। बौद्ध प्रभुसत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम तथा राज्य के मौलिक नियमों तीन प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है, किंतु हॉब्स अपनी प्रभुसत्ता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मानता। बुद्ध के मतानुसार राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। हॉब्स उसे अधिकार प्रदान करता है। बुद्ध का संप्रभुता का सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था और उसने उसे सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की है। अतः हार्मोन के अनुसार हॉब्स का संप्रभु बुद्ध की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। इस प्रकार हॉब्स की प्रभुसत्ता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता और अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषता है। उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण पर विश्वास नहीं करता। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है, सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वही उन्हें अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान व उपाधियां वो प्रदान करता भी रही है। समय समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः हॉब्स के संप्रभु कि राज्य में व्यक्तियों को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, न इसमें उसकी व्यवस्था ही है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं। संक्षेप में, हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश है और राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकने के अधिकारी और सामर्थ्यवान है। वेपर ने ठीक ही लिखा है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है।